नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फोर्टिफाइड और बायो फोर्टिफाइड्स के बारे में दिया है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड्स के बारे में देख लेते हैं। बायो फोर्टिफाइड सीड्स के बारे में दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICARES ने 142 फोर्टिफाइड्स जो सीड्स होते हैं यानी कि सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं उसके वैरायटी को डेवलप किया है। उसके वैरायटीज़ को डेवलप किया 142 जिसमें से 124 वैरायटीज़ है वो फील्ड क्रॉप मतलब कि नॉर्मल फसल के लिए है। 18 जो उसके सीड्स हैं उसको हार्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे बागवानी फसल हो गए उसके सब के लिए। एक किस्म कौन सी है जो 142 बायो फोर्टिफाइड्स किया गया है, इसमें चावल भी है, गेहूँ भी है, मक्का है, बाजरा है, शकरकंद है और फिर एमराथन्स और अन्य फसलों की श्रृंखला है जिसको कवर किया गया है। जो ICARE द्वारा विकसित किया गया है बायो फोर्टिफाइड्स बीज, ये जो परंपरागत जो फसल थी, परंपरागत रूप से जो फसल होती थी उससे ये ज़्यादा इसकी पैदावार से, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, ज़्यादा पैदावार से है। ये जो बायो फोर्टिफिकेशन है इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि मिट्टी और जल की जो पारिस्थितिकी है उस पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको रोकने के लिए और बीजों में और भी पोषण लाने के लिए। तो आइए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फोर्टिफाइड्स और बायो फोर्टिफाइड्स के अंदर क्या होता है। जो फोर्टिफाइड्स होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो इसका प्रोसेसिंग होता है यानी कि बीज को जब रोपण होता है उस समय मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब उसमें डाल देते हैं। ये हो गया फोर्टिफाइड्स। अब वहीं जो बायो फोर्टिफाइड्स होता है तो बायो फोर्टिफाइड्स में क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं ये फसल में मिलाते हैं यानी कि फसल के जो क्रॉप पैदावार हो जाती है उसमें मिलाते हैं। जब इसको बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो बीज जो बायो फोर्टिफाइड्स हो जाता है। ये था इसके बारे में फोर्टिफाइड्स बायो फोर्टिफाइड्स के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सिकल सेल डिजीज के बारे में दिया है। हाल ही में US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल। हाल ही में जो US का फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है हाल ही में ग्रांट यानी कि जो अनुदान है उसको लिए अप्रूवल दे दिया है 2 जीन थेरेपीज के लिए। वो जो 2 जीन थेरेपी है उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया जो विकार है, रोग है, इसको ठीक करने के लिए। उसका नाम क्या है? एक का नाम है क्रिस्पर्स थेरेप्यूटिक्स और दूसरा है कैसगेविस। ये 2 जीन थेरेपी टेक्निक है जिसको US यानी जो अमेरिका है उसका जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए प्रस्ताव भी दे दिया है। उसके लिए जो ग्रांट पैसा होता है उसके लिए भी वो मंजूरी दे दी है। इसके द्वारा 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उसमें इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं जो कैसगेवी या फिर थेरेप्यूटिक्स जो टेक्निक है किस तरीके से काम करती है और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जो सिकल सेल रोग होता है ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है। यह एक प्रकार से रक्त विकार होता है। जैसे कि जो आरबीसी होते हैं वो जो सर्कुलर मोशन में होते हैं वो डिफेक्टेड हो जाता है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो उसे बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जो ऑक्सीजन लेवल है वो सप्लाई नहीं हो पाता है, उसकी क्षमता अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है। जो व्यक्ति पीड़ित है सिकल सेल एनीमिया से यानी सिकल सेल से पीड़ित है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि जो माता पिता को है तो उससे बच्चों को भी उसके अंदर आता है। तो आइए जानते हैं कि जो CRISPR-Cas9 भी जिसे कहा जाता है ये टेक्निक, ये एक जीन थेरेपी टेक्निक है। ये किस तरीके से कार्य करती है? जैसे इस टेक्निक के माध्यम से सबसे पहले तो जो क्रिस्पर्स के माध्यम से जो मॉलिक्यूल्स है DNA के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जो डिफेक्ट हो गया है यानी कि जो सिकल सेल जैसी बीमारियां जैसे हो गई तो उस जीन को एक पहले कैटेगराइज करता है प्लस उसके बाद वहीं से कट कर देता है, कट के इसे निकाल लेगा। तो जो अच्छा जीन है, जो हेल्दी जीन है उसको इसमें ऐड करता है, एडिट करता है। यहाँ पर देखिए एडिट करके एक नया जीन बना देता है, DNA नया बना देता है। तो जो जिस डिफेक्ट के वजह से जहाँ पर डिफेक्ट हुआ है जीन के DNA के अंदर से उस डिफेक्ट को हटाकर एक स्वस्थ DNA का जो जीन्स होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो व्यक्ति का जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो आसानी से ठीक हो जाता है। तो ये था जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट है कमलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में दिया है। ये आंध्र प्रदेश का जो वन विभाग है उसके द्वारा पूर्वी घाट पर विशाखापट्टनम के तट पर पूर्वी घाट पर एक प्रकृति व्याख्या केंद्र खोला गया है। उद्देश्य इसका क्या है? प्राकृतिक व्याख्या केंद्र का इसका उद्देश्य यही है कि जो आगंतुक होते हैं यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं
उनको जागरूक करना, उनको शिक्षित करना और भी उनको इंस्पायर्स करना, उनको और भी इंस्पायर करना कि वो अधिक से अधिक आए और इस प्राकृतिक अनुभव को जिए और उसके बाद यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वहाँ पर इसे देखें। तो आइए जानते हैं कि कम्बलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ। यहाँ पर देखिए, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम के बगल में एक कम्बलकोंडा की पहाड़ी है, कम्बलकोंडा की पहाड़ी है, वहीं पर स्थित है कम्बलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है कम्बलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये याद रखिएगा। आज न्यूज़ बहुत कमी थी, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।